आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो एक बार मेरे चैनल आओ सीखो आईबीसी पे आप सबका फिर से स्वागत है। मैं सुचिता गुप्ता, बाई प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। जैसा कि ऑलरेडी आपको पता है कि 11th पार्ट तक आ चुके हैं आईबीसी के अमेंडमेंट बिल पे, जो मैं ये प्रेजेंटेशन कर रही हूँ। तो इसमें क्या है कि मैंने ऑलरेडी, आप देखोगे तो ये पार्ट 11 में सेक्शन 220 तक मैंने कवर कर दी थी लास्ट। और ये पार्ट 12 है और आई थिंक ये हो सकता है ये लास्ट ही पार्ट होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा सेक्शंस बचे नहीं है कवर करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सेक्शन 224 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी। तो ये क्या कहता है? बेसिकली पहले आप ये देख लीजिए सेक्शन 224 किससे रिलेटेड है। ये है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड। तो ये क्या क्या फंड में पार्ट होगा वो उससे रिलेटेड है ये सेक्शन। तो द अमाउंट रिसीव्ड इन द फंड फ्रॉम एनी अदर अदर सोर्स एंड, यहाँ पे अगर हम सी, जो ये सी है और सब क्लॉज सी है, इसके बाद एंड वर्ड लगा हुआ था। क्यों लगा था? क्योंकि इसके बाद सिर्फ डी का मेंशन था। तो अब क्या किया है इन्होंने, इसको यहाँ से ओमिट कर दिया। इस एंड को क्यों कर दिया? क्योंकि एक नया ई और इंसर्ट हुआ है। तो अब जो एंड लगेगा वो कहाँ लगेगा? वो डी के बाद लगेगा। तो डी डी वाले क्लॉज में लगेगा बेसिकली। तो यहाँ पे अगर हम दूसरा चेंज देखें तो ये हुआ है कि एंड शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। तो इसके बाद यहाँ पे द इंटरेस्ट और अदर इनकम रिसीव्ड आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेड फ्रॉम द फंड, एंड इसके बाद में एंड लगा के फिर ये ई क्लॉज ऐड हो गया कि अमाउंट फ्रॉम सच अदर सोर्सेज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो जो फंड होगा वो कहाँ कहाँ से रिसीव होगा? इंटरेस्ट और अदर इनकम रिसीव्ड आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेड फ्रॉम द फंड, यहाँ से होगा। और यहाँ पे ई क्लॉज में ये नया ले आए कि अमाउंट फ्रॉम सच अदर सोर्सेज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो कोई और सोर्सेज भी हो सकते हैं जो भी प्रिस्क्राइब्ड हो सकता है इनके लिए कोई नोटिफिकेशन आए, कोई रेगुलेशन भी आए। तो वो कुछ अदर सोर्सेज को भी मतलब एक वाइडर करने की कोशिश की गई है कि और भी फंड्स इसमें शामिल हो सकते हैं एज ए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड में। नाउ सेक्शन 224 सबसेक्शन 3, इसको क्या किया है इन्होंने? इस सबसेक्शन को पूरी तरीके से सब्स्टिट्यूट किया है। तो द a person who has contributed any amount to the fund may, in the event of proceeding initiated in respect of such person under this code before the adjudicating authority, make an application to such adjudicating authority for withdrawal of fund not exceeding the amount contributed to it, for making payment to workmen, protecting the assets of such persons, meeting the incidental कॉज ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स और सच अदर पर्पज एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो क्या होता था कि जो पर्सन है जिन्होंने जितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है, तो अगर इन द इवेंट ऑफ कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट होती है इन रिस्पेक्ट ऑफ सच पर्सन अंडर दिस कोड बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो वो क्या कर सकते थे? वो मेक एन एप्लीकेशन कर एप्लीकेशन दे सकते थे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को फॉर विड्रॉल ऑफ फंड के लिए। जो वो फंड जो विड्रॉ करेंगे वो नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द इट फॉर मेकिंग द पेमेंट टू वर्कमैन। तो ये जो एप्लीकेशन देंगे फंड विड्रॉल के लिए, वो किसके लिए होगी? वो इन्हें अगर मान लीजिए किसी वर्कमैन को पेमेंट करानी है, प्रोटेक्ट करना असेट्स ऑफ अदर पर्सन की, या मीटिंग द इंसिडेंटल कॉस्ट को मीट करने के लिए ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग और सच अदर पर्पज के लिए ये इसको विड्रॉ कर सकते हैं फंड। अब इसको सेक्शन को सब्स्टिट्यूट किया है इन्होंने और बोला है कि द सम क्रेडिटेड टू द फंड मे बी यूटिलाइज्ड। तो जो ये सम क्रेडिट हुआ है फंड के लिए, जो ये वाला फंड बना हुआ है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी फंड, तो ये किस लिए यूटिलाइज्ड होगा? एंड बाय अ पर्सन, ये यूटिलाइज हो सकता है एक ऐसे पर्सन के द्वारा हु हैज कंट्रीब्यूटेड एनी अमाउंट टू द फंड, वो तो पहले की तरह ही है ना। अंडर सब क्लॉज बी, यानी एक नया क्लॉज और यहाँ पर लेके आए हैं ये सब क्लॉज बी। अगर आप देखेंगे तो इसमें कहता है कि फॉर सच अदर पर्पज एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो ये जो फंड होगा वो एक तो वर्कमैन वगैरह के लिए ये जो यूटिलाइज हो सकता है, इस टाइप से भी हो सकता है। और इसको और वाइडर कर दिया और बोल दिया कि एंड फॉर सच अदर पर्पज
एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो कुछ और पर्पस को भी मीट आउट करने के लिए अगर यूटिलाइज करना है तो भी वो विड्रॉ कर सकते हैं इस फंड को। तो यहाँ पे ये आ गया कि बाई अ पर्सन हु हैज कंट्रीब्यूटेड एनी अमाउंट टू द फंड अंडर सब क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 2 in the event of proceeding initiated in respect of such person under this code before the adjudicating authority may make the application to the adjudicating authority for withdrawal of fund not exceeding the amount contributed by it for making payment to workmen protecting the assets of such person, meeting the incidental cost ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग और सच पर्पस एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो ये यहाँ पे स्पेसिफिकली कर दिया कि किस किस पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं एंड फॉर सच अदर पर्पस एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो बेसिकली ये चेंज है। नाउ सेक्शन 235A, ये क्या था सेक्शन पहले? ये सेक्शन था पनिशमेंट वेयर नो स्पेसिफिक पेनल्टी और पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड। तो ये इसका सेक्शन था कि जहां पे मान लीजिए कोई सेक्शन भी प्रोवाइड नहीं कर रही है, कोई स्पेसिफिक पेनल्टी के लिए कोई कुछ भी मेंशन नहीं है क्या सजा मिलनी चाहिए, तो उस केस में क्या होता था कि आपको 1 लाख से लेकर 2 करोड़ तक की पेनल्टी इम्पोज हो जाती थी। तो इफ एनी पर्सन कंट्रावेन एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस कोड और रूल और रेगुलेशन, सपोज करिए आपने कुछ प्रोविजन कंट्रावेन कर दिए, रूल रेगुलेशन चाहे कोड के मेड देयर अंडर और विच फॉर विच नो पेनल्टी और पनिशमेंट प्रोवाइडेड, बट उन प्रोविजन या रेगुलेशंस के लिए कोई भी पेनल्टी प्रिस्क्राइब नहीं है, तो उस केस में वो सच पर्सन शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपी बट विच में एक्सटेंड टू 2 करोड़ रुपी। तो 2 करोड़ तक का वो फाइन हो सकता था, बट नाउ अब क्या किया इन्होंने, फॉर सेक्शन 235A of the Principal Act, the following section shall be substituted, namely, तो सब्स्टिट्यूट किया है और बोला है कि सेक्शन 235A, if a person has contravened any provision of this code or any rules or regulation made thereunder, the adjudicating authority may on an application made by the board। पहले ये नहीं प्रिस्क्राइब था कि कौन जो है एप्लीकेशन देगा इसके लिए। अगर सपोज करिए किसी ने कंट्रावेन कर दिया किसी कोड का, तो उस केस में कौन एप्लीकेशन देगा? तो यहाँ पे बोल दिया कि रूल और रेगुलेशन मेड देयर अंडर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में ऑन द एप्लीकेशन मेड बाय द बोर्ड, या तो बोर्ड देगा और द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ इम्पोज अपॉन सच पर्सन अ पेनल्टी विच नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपी बट फॉर ईच डे। मतलब ईच डे कर दिया, यहाँ पे जो पेनल्टी है फॉर ईच डे कर दिया। पहले तो मतलब मिनिमम 1 डे 1 लाख की पेनल्टी थी, अब उसको फॉर ईच डे और कर दिया। ड्यूरिंग विच द कंट्रावेंशन कंटिन्यू बट विच मे एक्सटेंड अप टू, और ये जो पेनल्टी है वो कहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है? ईच डे तो 1 लाख पर डे के हिसाब से तो आपको लगी रही है, उसके अलावा कहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है कि 3 टाइम्स द अमाउंट ऑफ लॉस अकर्ड। सपोज करिए आपके 3 टाइम्स ऑफ द लॉस, जो भी जिस बंदे को आपकी वजह से लॉस हुआ है तो वो 3 टाइम्स उसका आपको देना होगा। और लाइकली टू हैव been caused to person concerned on account of such contravention, तो आपकी इस कॉज की वजह से जो भी आप नुकसान हुआ है उस पर्सन का, तो उसकी 3 टाइम्स आपको देना होगा। इसके अलावा 3 टाइम्स द अमाउंट ऑफ अनलॉफुल गेन। सपोज करिए आपने उस ट्रांजेक्शन से कोई अनलॉफुल गेन कमाया है या कुछ प्रॉफिट किया है आपने, तो उसका 3 टाइम्स आपको अनलॉफुल गेन का देना होगा ऑन अकाउंट ऑफ विच सच ट्रांजेक्शन विच एवर इज हायर। तो विच एवर इज हायर, इन दोनों में से वॉट एवर इज हायर विल बी गिवन to the person। Now provided that where such loss or unlawful gain is not quantifiable, suppose करिए ये loss और ये unlawful gain को हम अमाउंट में कुछ काउंट ही नहीं कर पा रहे कि ये कितना लॉस है या कितना गेन हुआ है सामने वाले को इससे, तो हम क्या होगा फिर पेनल्टी, द टोटल अमाउंट ऑफ द पेनल्टी इम्पोज शैल नॉट एक्सीड 5 करोड़। तो जो 2 करोड़ की मैक्सिमम पेनल्टी थी वो अभी 5 करोड़ हो गई है। Provided further that where the adjudicating authority is of the opinion that sufficient cause exists to do so, it may, for reason to be recorded in writing, impose a penalty which may not less than 1 lakh rupee for each day that the failure continue, है ना। और ये भी फर्दर प्रोवाइड कर दिया कि जहाँ पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लगता है कि कुछ सफिशिएंट कॉज एग्जिस्ट है टू डू सो, तो इट में
फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, इसका रीजन रिकॉर्ड करेंगे इन राइटिंग में, और इम्पोज अ पेनल्टी इम्पोज करेंगे विच मे बी लेस देन 1 लाख रुपी फॉर ईच डे दैट द फेलियर कंटिन्यू। तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि जहां पे कोई सफिशिएंट कॉज समझ आता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को और रीजन रिकॉर्ड करती है इन राइटिंग में, तो वो मतलब 1 लाख रुपीज की जो डेली पेनल्टी लग रही थी उसको थोड़ा कम भी कर सकती है, मे बी लेस देन 1 लाख रुपी फॉर ईच डे दैट द फेलियर कंटिन्यू। नाउ एक्सप्लेनेशन वन आ गया यहाँ पे, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियर बाई क्लैरिफाइड दैट द एजुकेटिंग अथॉरिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन shall be the same as referred to in section 60 or section 179 as the case may be। तो यहाँ पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मतलब इन्होंने बोल दिया कि सेक्शन 60 और सेक्शन 179 में के लिए वो सेम ही कंसीडर की जाएगी, जैसे डीआरटी हो गई चाहे आईएनसीआरटी हो गई, तो वो सेम ही समझा जाएगा उनको। Explanation 2 for the purpose of this section it is hereby declared that the amendment to this section by the Insolvency and Bankruptcy Code Amendment Act 2025 shall not affect। तो यहाँ इस प्रोविजन का कहाँ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ये भी क्लियर कर दिया इस एक्सप्लेनेशन के थ्रू। वहां पे नहीं फर्क पड़ेगा जहां एनी प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूटेड अंडर दिस सेक्शन और एंड बिफोर द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट एक्ट 2025। सपोज करिए कोई ऑलरेडी प्रोसीडिंग चल रही है जब ये अमेंडमेंट कोड ऑफिशियल गैजेट में आया, उसके पहले से ही कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो वहां पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। एंड पेंडिंग इमिडिएटली बिफोर सच डेट ऑफ द कमेंसमेंट बिफोर एनी कोर्ट, और इमिडिएटली सपोज करिए आज ये ऑफिशियल गैजेट में आया और मतलब एक दिन पहले कोई प्रोसीडिंग कॉन्स्टिट्यूट हुई, वहां पे भी इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। विच शैल कंटिन्यू टू बी हर्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ बाय द सेड कोर्ट एज इफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट एक्ट हैज नॉट बीन इनेक्टेड। तो उसको ऐसे कंसीडर किया जाएगा कि जैसे इसको ये इनेक्ट हुआ ही नहीं कभी एक्ट, और उसमें 1 लाख से लेके 2 करोड़ वाली मैक्सिमम जो भी पेनल्टी है उस टाइप से उसको डील किया जाएगा। Any punishment imposed under this section on and before the date of the commencement of Insolvency Bankruptcy Code Amendment Act 2025। तो जो भी पनिशमेंट इम्पोज होगा अगर उससे पहले की वो चीजें हैं तो क्या होगा, अंडर दिस सेक्शन एंड बिफोर द डेट ऑफ द कमेंसमेंट डेट, तो वो उसको मतलब पनिशमेंट उसके अकॉर्डिंग होगा जैसे कि वो पहले जो सेक्शन प्रोवाइड कर रही थी उस हिसाब से होगा। नाउ सेक्शन 239 सबसेक्शन 1, the central government may by notification make rules for carrying out the provision of this code। पहले ये था provision of this code, मतलब provision के लिए रूल बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, पर यहाँ पे अब साफ कर दिया कि provision वर्ड को सब्स्टिट्यूट किया पर्पस से, कि मतलब पर्पस फुलफिल होना चाहिए बेसिकली कोड का। तो उसके लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई रूल बनाने की जरूरत है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक एनी रूल। नाउ सेक्शन 239 2EA इसको ऑमिट कर दिया गया। ये सेक्शन अगर आप देखोगे ना, सेक्शन पहले मैं दिखा दे रही हूँ एक बार, सेक्शन 239 पावर टू मेक रूल से रिलेटेड है बेसिकली, और इसमें पहले तो पर्पजेज यहाँ पे मेन ये अमेंड कर दिया। उसके बाद 2EA जो ये था ये किस लिए था कि ऑपरेशनल क्रेडिटर जो प्रूफ मतलब देते हैं, तो उसमें लिखा था कि अदर प्रूफ कंफर्मिंग दैट देयर इज नो पेमेंट ऑफ अनपेड ऑपरेशनल डेट बाय द कॉर्पोरेट डेटर और सच अदर इंफॉर्मेशन अंडर क्लॉज ई ऑफ सबसेक्शन दिस। तो इसको भी प्रूफ एज अ कोई भी अदर प्रूफ को कंफर्म कर दिया जाता था कि दैट देयर इज नो पेमेंट ऑफ अनपेड ऑपरेशनल डेट बाय द सीडी। तो यहाँ पे इसको ऑमिट कर दिया गया क्योंकि अभी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर के लिए भी उन्होंने बोल दिया है कि एक स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी, और वो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को देनी होगी, जो कि हमने मे की जगह शेल वर्ड अभी पढ़ा था ना पीछे। तो इसलिए उसका इम्पैक्ट कहते हुए कि अदर प्रूफ को यहाँ पे अदर प्रूफ कंफर्मिंग वाली बात को यहाँ पे ओमिट कर दिया गया है। नाउ सेक्शन 239 सबसेक्शन 2FF 2FH ये नए आए हैं। तो ये अगर हम ओवरऑल देखें ना तो बेसिकली यहाँ पे ना रूल बनाने की पावर है
सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो अब वो ये जितने भी नए सेक्शन अभी हमने पीछे पढ़े हैं, सेक्शन 58B, C, A, तो ये सारे आपने देखे होंगे। ये कुछ उससे रिलेटेड है, क्रेडिटर इनिशिएटेड इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड है, तो उसके लिए रूल बनाने होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये बेसिकली वो सब चेंजेस हैं। तो इन सबको एज सच इतना मतलब, और छोटे छोटे चेंजेस जैसे 240C नया आया है ना, तो उसके लिए रूल बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बेसिकली ये वो प्रोविजंस हैं। तो इनको कुछ ज्यादा ऐसा तो नहीं देखने की जरूरत है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया ही है। तो जब आप मेरा वो देख रहे होगे प्रेजेंटेशन, तो ऑलरेडी आपको यहाँ से ये अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो वो मिल जाएगा ब्रीफ। सेक्शन 240 सबसेक्शन 1 है। तो आप ये देख लीजिए, ये सेक्शन किसका है पहले। ये पावर टू मेक रेगुलेशन है। ये तो पावर टू मेक रूल थी, ये पावर टू मेक रेगुलेशन है। तो जैसे बोर्ड को अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल बनाने की पावर दे दी गई, तो इसी टाइप से सेक्शन 240 में जैसे जैसे अमेंडमेंट आए हैं या जो भी चेंजेस आए हैं, चाहे वो क्रेडिटर इनिशिएटेड इंसॉल्वेंसी हो, चाहे वो ग्रुप इंसॉल्वेंसी हो, चाहे वो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी हो, या कुछ चेंज हुए हैं सेक्शंस में, तो वो अकॉर्डिंगली वहां पे रेगुलेशंस भी चेंज होंगे। तो ये उससे रिलेटेड है। तो इसमें बहुत सारे सेक्शन इन्होंने मेंशन किए थे, तो मैंने कुछ अपनी प्रेजेंटेशन में ऐसे करके डाल दिए हैं कि जैसे क्लॉज एच था, तो द पीरियड अंडर दिस क्लॉज इज अंडर सेक्शन 10। तो इसमें सब्स्टिट्यूट किया था द अदर डॉक्यूमेंट और एनी अदर इंफॉर्मेशन अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 10, क्योंकि हमने बहुत जगह पढ़ा था अदर डॉक्यूमेंट्स को इन्होंने चेंज कर दिया था और एनी अदर इंफॉर्मेशन से। तो ये छोटे छोटे चेंजेस हैं जो पीपीटी में ही आपको मिल जाएंगे एज सच। और ये मैंने अभी जो अमेंडमेंट बिल में थे और बहुत सारे थे, मैंने यहाँ तक ही कवर किए थे उनको। और क्योंकि वो सारे रेगुलेशंस बनाने से मतलब बेसिकली डिपेंड है। नाउ सेक्शन ये मेन है, अब ये बस खत्म ही होने वाला है। सेक्शन 240B ये न्यूली इंसर्ट हुआ है। इसमें क्या बोला है कि आफ्टर सेक्शन 240A, ये एक तो इंसर्ट हो गया, और ये है इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल फॉर फैसिलिटेटिंग प्रोसीजर्स। तो बेसिकली ये किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल बनेगा for facilitating procedures. So notwithstanding anything to the contrary contained in this code, the central government may by notification provide an electronic portal and the procedures related to the insolvency and bankruptcy processes under this code which shall be carried out on such electronic portal. तो इसके लिए क्या करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी नोटिफिकेशन के थ्रू एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अभी लिक्विडेशन के लिए अगर बिडिंग के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है, वैसे रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए आ सकता है वो इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। तो इसके लिए बोल दिया इन्होंने कि प्रोवाइड एन इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल एंड द प्रोसीजर्स रिलेटेड टू द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसेसेस अंडर दिस कोड विच शैल बी कैरिड आउट ऑन सच इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी नोटिफिकेशन में ला सकती है कि फलाना ये सेक्शन है, मान लीजिए चाहे रिजोल्यूशन इनवाइट करने का प्रोसेस हो या सबमिशन का प्रोसेस हो, रिजोल्यूशन प्लान सबमिशन का प्रोसेस हो, तो उस केस में इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के थ्रू ही होगा वो काम। तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी नोटिफिकेशन में ला सकती है। नाउ सेक्शन 240 सबसेक्शन सी, वो सॉरी ये न्यू सेक्शन है 240C बेसिकली। तो पावर टू मेक रूल फॉर द क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। तो जैसा कि सब लोग कह रहे थे कि भाई क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी आनी चाहिए इनफोर्स में, तो उसी के लिए ये सेक्शन 240C आया है। और इसमें लिखा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेंट इन दिस कोड and the Companies Act, the central government may prescribe the manner and condition for administering and conducting the cross-border insolvency proceeding under the code for such class or classes of debtor and the corporate debtor as the case may be notified बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इन्होंने बोल दिया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए कोई भी रूल रेगुलेशन बनाएगी एज पर द कंपनीज एक्ट के हिसाब से भी, ठीक है। और वो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड होंगे। और रूल्स मेड अंडर दिस सेक्शन मे प्रोवाइड दैट एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अंडर और द कंपनीज एक्ट shall apply with such exception, modification, adaptation as may be required to administer and implement the provision of this section and rule made thereunder, including designating
वन और मोर ब्रांचेस फॉर डीलिंग विद द प्रोसीजर अंडर दिस सेक्शन। तो हो सकता है कि एनसीएलटी की कुछ ब्रांचेस में भी कुछ चेंज करें जो इन इस टाइप की केसेस में को सुनवाई होगी जहाँ पे क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी प्रोसेस इन्वॉल्व है, तो उसके लिए भी कुछ रूल बना सकती है सीजी। नाउ ड्राफ्ट ऑफ एवरी रूल प्रपोज्ड अंडर दिस सेक्शन शैल बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो साफ कर दिया कि जो भी रूल बनेंगे वो पहले प्रेजेंट किए जाएंगे हाउस ऑफ पार्लियामेंट को इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। ठीक है, और वो फिर उसके बाद में ऑफिशियल गैजेट में आते हैं जैसा आपको पता है। नाउ सेक्शन 242 सबसेक्शन 1A ये भी नया आया है। तो आफ्टर इन सेक्शन 242 आफ्टर सबसेक्शन 1 द फॉलोइंग सबसेक्शन इंसर्टेड। 242 देख लीजिए, ये पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज है बेसिकली, ये सेक्शन है। तो यहाँ पे एक 1 के बाद ये सबसेक्शन 1 के बाद 1A इंसर्ट हुआ है। वो क्या कहता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1। तो सबसेक्शन 1 क्या कह रहा था कि इफ एनी डिफिकल्टी अराइज इन गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कोड द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट मेक सच प्रोविजन नॉट इनकंसिस्टेंट with the provision of this code as may appear to be necessary for removing the difficulty। तो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई प्रोविजन बना सकती थी मे बाय ऑर्डर पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट मेक सच प्रोविजन, ऐसे प्रोविजन बना सकती है जो नॉन इनकंसिस्टेंट हो विद द प्रोविजन ऑफ दिस कोड से। तो यहाँ पे एक और इंसर्ट करके बोला है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 इफ एनी डिफिकल्टी अराइज इन गिविंग इफेक्ट to the provision of the code of this code। तो as amended by the insolvency bankruptcy code amendment act this। ठीक है, कोई डिफिकल्टी हो रही है किसी प्रोविजन को, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तब बहुत कुछ अलग होता है, रिटिन में जो लिखा होता है वो अलग होता है, जब वो प्रैक्टिकली इम्प्लीकेट एप्लीकेबल होता है तो उसके कुछ अलग ही कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट may by an order published in the official gazette make such provision non inconsistent with the provision of this code as may appear to necessary or expedient फॉर रिमूविंग सच डिफिकल्टी। तो सपोज अगर कोई डिफिकल्टी अराइज हो जा रही है और अभी कोड तो जल्दी जल्दी अमेंड हो नहीं सकता, तो उसकी उस डिफिकल्टी को अगर दूर करना है तो उसके लिए अगर जरूरी समझती है सेंट्रल गवर्नमेंट तो ऐसा कुछ वो रूल बना के ऑफिशियल गैजेट में लेके आ सकती है ना, जो इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए एज पर दिस कोड। or provided that no such order shall be made under this section after the expiry of the period of 5 years from the date of the commencement। तो ये भी साफ कर दिया कि अगर मान लीजिए कोई जो भी डिफिकल्टी आ रही है इन इस कोड को लेके तो उस केस के लिए आप अगर कुछ बना रहे हो, कुछ रूल ला रहे हो या कुछ उसकी डिफिकल्टी को हटा रहे हो किसी ऑर्डर के थ्रू, तो वो ऑर्डर आपका विद इन 5 years में होना चाहिए from the date of the commencement of the Insolvency and Bankruptcy Code Amendment Act 2025। तो ये थे सारे सेक्शंस जो मैंने अभी आपको सारे कवर किए हैं, और थैंक यू सो मच। आज ये लास्ट पार्ट था इस आईबीसी बिल का, जो मैंने सारे सेक्शंस इसमें कवर कर दिए हैं। तो आई होप कि आप सबको बहुत पसंद आया होगा। तो ऐसे ही चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे मोटिवेट करिए। और थैंक यू सो मच टू ऑल द all the watchers or all the listeners। तो thank you so much।